मॉर्निंग। कक्षा 10वीं, विषय भूगोल, 9वा पाठ पर्यटन, व्यवसाय एवं संचार। विषयाध्यापक श्री उमेश भाभड़ सर, कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, हमारे भूगोल का ये आखिरी पाठ है, 9वां, पर्यटन, परिवहन और संचार। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले आपको पर्यटन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, जैसे कि मराठी में हम वाहतूक बोलते हैं, और संचार क्या होता है तो मराठी में हम संदेश वहन कहते हैं। तो ये तीनों के अर्थ पहले जान लेते हैं। पर्यटन यानी जैसे कि हम स्कूल की ट्रिप लेके जाते हैं तो वहाँ जाकर जो भी कुछ देखते हैं तो वहाँ हम जाते हैं तो हम पर्यटक बनते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ जो पर्यटन स्थल कहा जाता है। और ये सभी तीनों जो घटक वहाँ हमें मिले, पर्यटक, पर्यटन, पर्यटन स्थल, इन सभी को पर्यटन कहा जाता है। और इससे भी सरकार को कुछ राष्ट्रीय आय मिलती है, तो वो भी अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। दूसरा है परिवहन, मराठी में हम क्या कहते हैं, वाहतूक। तो वाहतूक पर्यटन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। वाहतूक जैसे कि हमें जाने के लिए गाड़ी लगती है तो गाड़ी का वाहतूक में ही या परिवहन में ही समावेश किया जाता है। और हमारे देश के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस भी जो रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रास्ते मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, जल मार्ग हो, तो ये परिवहन में आ जाता है। एवं संचार यानी हम मराठी में उसे क्या कहते हैं, संदेश वहन। तो संचार में जो संदेश वहन में जो भी घटक आते हैं उन सभी का यहाँ उल्लेख इस पाठ में भी किया है, तो वो भी हमें यहाँ देखना है। जैसे कि मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, ये सभी आज इतने हमें चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये संदेशवन की चीज़ें आपको पता होगी। चलो देखते हैं। पाठ की शुरुआत करते वक्त हमें अभी तक आप ब्राज़ील के विषय में बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। जैसे कि आत्मसात की हुई जानकारी के आधार पर आप ब्राज़ील में जैसे कि जाना चाहोगे तो कौन से स्थलों पर जाना चाहोगे, ये पाठों का भाग देखकर आपको भी वो समझ में आ जाएगा कि हमें ब्रासीलिया में जाना है, साओ पाउलो में जाना है, जैसे जैसे कि अमेजॉन नदी देखनी है, ऐसे स्थल आप वहाँ चुन सकते हैं। तो पर्यटन उसे ही कहा जाएगा। तो देखते हैं पाठ की शुरुआत के समय हमें एक जो ग्राफ यहाँ दिया है, उस ग्राफ को पहले जान लेना है। भारत और ब्राज़ील जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की संख्या है, उसकी जो तुलनात्मक भाग हमें यहाँ देखना है, वो देखते समय यह जो ग्राफ दिया है, देखो ग्राफ के लिए हमें सूची पर जाना पड़ेगा। देखो हरे रंग की जो रेखा दर्शाई गई वो ब्राज़ील, और ब्राउन रंग की जो है वो है भारत की। और यहाँ हमें जो महत्वपूर्ण घटक समझ कर लेना है वो ऐसा है। देखो ये जो यहाँ दर्शाया गया है, ये खड़ी रेखा और ये आड़ी रेखा, तो इसमें अलग अलग घटक यहाँ दर्शाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ वर्ष दर्शाए हैं, पहला 0 है, दूसरा 1995 है, 2000, 2005, 2010। आप अपने किताब में भी दिया हुआ ग्राफ वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ दिया हुआ जो है 0 से लेकर 20, 40, 60, 80, 140 तक जो दिया है वह है पर्यटन संख्या लाखों में। ये सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है ग्राफ में समझने के लिए। और अभी इस ग्राफ में हमें क्या समझ कर लेना है कि 1995 में, देखो यहाँ 1995 में जो ब्राज़ील और भारत दोनों का पर्यटन जो दर्शाया गया है, तो दोनों का एक जैसा है। एक जैसा यानी 20 लाख पर्यटन वहाँ आते जाते रहे हैं, ये समझ में आता है। और उसके बाद हमने 2000 में देखा तो ब्राज़ील का ग्राफ ऊपर जाता है और भारत का ग्राफ वैसा ही स्थिर रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया है। लेकिन वही ग्राफ हम
2010 तक यहाँ जाकर देखें तो वो ग्राफ हमें फिर से एक हुआ है ऐसा समझ में आ जाता है। लेकिन 2010 के बाद 2015 तक देखा जाए तो भारत का ग्राफ इतना ऊपर गया है और ब्राज़ील का ग्राफ नीचे के नीचे ही स्थिर रहा है। यही हमें यह इस ग्राफ से पता चलता है। तो भारत और ब्राज़ील दोनों की तुलना में 1995 से लेकर 2015 तक भारत का पर्यटन व्यवसाय बहुत ही तरीके से उनकी वृद्धि हुई है, बढ़ गया है, ये हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि 2000 साल ब्राज़ील में जो पर्यटन संख्या थी वो कम है और 2015 की देखी जाए तो भारत की पर्यटन संख्या बहुत ही ऊपर गई है, ये हमें यहाँ समझने को मिलता है। आप इसका ये ग्राफ का निरीक्षण अपने पाठ्यपुस्तक में पन्ना नंबर 61 पे भी देख सकते हैं। देखो, हमें भौगोलिक स्पष्टीकरण में ब्राज़ील का जो पर्यटन है वो पर्यटन देखते हुए हमें वहाँ के जो स्थल है उस स्थलों के बारे में भी जानकारी हासिल तो करनी है, लेकिन वो स्थल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है तो देखा जाए। देखो, यहाँ दिया है ब्राज़ील का भौगोलिक स्पष्टीकरण। सफ़ेद वालुयुक्त पुलिन। अभी पुलिन क्या होता है आपको मैं एक चित्र दिखाऊंगा, उसमें आपको पुलिन का अर्थ बताने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुलिन एक सागर का भाग होता है और वो जमीन में घुस आता है और जमीन का एक भाग सागर में घुस जाता है तो उसे पुलिन कहा जाता है। लेकिन वो पुलिन वालुयुक्त, लेकिन सफ़ेद वालुयुक्त बनती है तो इसीलिए उसे पुलिन कहा जाता है। इसके लिए भी वहाँ के कुछ पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है। आकर्षक व स्वच्छ तटीय प्रदेश, क्योंकि वहाँ आकर्षक और स्वच्छ तटीय प्रदेश भी हमें देखने को मिलते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्वच्छ तटीय प्रदेश है और कुछ जगह गंदा पानी है, काला पानी है। वहाँ जो प्रदूषण मानव जाति ने किया है उस प्रदूषण से हमारे जो तटीय प्रदेश है सागर के वो हमें आज भी खराब देखने को मिलते हैं। लेकिन वहाँ की जो आकर्षक और स्वच्छ तटीय प्रदेश वो भी एक पर्यटन स्थल वहाँ प्रसिद्ध है। सुंदर द्वीप, वहाँ के द्वीप भी सुंदर है। अमेज़न के मैदान में स्थित घने वन है, विभिन्न प्रकार के प्राणी है, ये पक्षी है, ये राष्ट्रीय उद्यानों के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्राज़ील की ओर आकर्षित पर्यटकों को करता है। नई राजधानी जो ब्रासिलिया है, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया जो है वो भी पर्यटकों के लिए आकर्षक का एक प्रमुख बिंदु है। यानी शहरों में ब्रासिलिया का यानी राजधानी का भी नंबर लगता है। उसी प्रकार रियो डी जेनेरो एवं साओ पाउलो जैसे शहर भी वहाँ एक पर्यटन स्थल में माने जाते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे कुछ पर्यटक स्थल आकर्षित वहाँ करते हैं। देश के अनेक भागों में पर्यटन महत्वपूर्ण एक आर्थिक व्यवसाय ब्राज़ील का बन गया है। ब्राज़ील में पर्यावरणीय पर्यटन का विकास जो हो रहा है उससे भी उस ब्राज़ील देश को जो आय मिलती है, राष्ट्रीय आय मिलती है, इस पर्यटन से मिलती है। तो ये भी हमें यहाँ समझ में आ जाता है। देखो, यहाँ जो एक ग्राफ दिया है उस ग्राफ में जो आलेख है, स्तंभालेख, इस पर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आप अपने किताब में जो पूछे गए सवाल है वैसा एक सवाल 4 अंकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन इस पाठ में इस साल ये भाग कम किया गया है, लेकिन इस पर सवाल पूछा जाए तो हमें आना चाहिए, इसलिए मैंने एक उदाहरण के तौर पर यहाँ ये ग्राफ लिया है। वो भी ग्राफ देखा जाए तो उसमें भी हमें ये नीचे वाली रेखा देश दर्शाती है और जो खड़ी रेखा में 0, 2, 4, 6, 8 और 10 ये जो दर्शाया गया है ये प्रतिशत में जो पर्यटन में संलग्न जनसंख्या है और सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान है, ये दोनों ग्राफ ये दर्शाते हैं। सूची में हमें यहाँ देखने को मिलेगा। देखो, नीले रंग का क्या दर्शाता है और लाल रंग का क्या दर्शाता है, तो ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो इसका बारीकी से निरीक्षण करके आप घर में भी अपने घर में बैठकर भी उसको जान सकते हैं। देखो, पहले हम ब्राज़ील का देखते हैं। तो ब्राज़ील का ग्राफ में जो स्तंभ नीले रंग का दर्शाया है वो पहला है 8%। नीले रंग का क्या है, पर्यटन व्यवसाय की जो जनसंख्या है वो 8% है और सकल घरेलू उत्पाद में जो पर्यटन का योगदान है वो है 10, यानी
ये 8 तक जाता है, ये स्तंभालेख, और ये स्तंभालेख जाता है 10 तक। इसीलिए हमें ये दोनों घटक ब्राज़ील के यहाँ देखने को मिलते हैं। वैसे ही भारत के देखे जाए तो भारत का ग्राफ देखा जाए तो वो जो पर्यटन का जो संलग्न जनसंख्या है वो है 10%, और सकल घरेलू उत्पाद जो पर्यटन का योगदान है वो है 8%। यानी ब्राज़ील का और भारत का तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उल्टा है। आप जरा बारीकी से निरीक्षण करके उसे देखें तो ये सब उल्टा यहाँ देखने को मिलता है। इस पर अलग अलग सवाल पूछे जाए तो उस सवालों के जवाब आपको झट से यहाँ मिल सकते हैं। चलते हैं आगे। आकृति क्रमांक 9.1 में जो यहाँ दर्शाया, जैसे कि हमने जो ग्राफ देखा, कौन सा, ये ग्राफ देखा, इस पर आधारित कुछ भाग आपके समझ में आया हो तो यहाँ जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो देखिए जरा। 9.1 में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या ब्राज़ील की तुलना में बहुत अधिक है। यह हमने वहाँ ग्राफ में देखा है। ऐसा होने पर भी पर्यटन क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान ब्राज़ील की तुलना में कम है। यह मूल रूप से उस देश की जनसंख्या एवं कुल राष्ट्रीय आय के मूल्य पर निर्भर करता है। तदनुसार भारत का राष्ट्रीय उत्पाद एवं जनसंख्या बहुत अधिक है। देखो यहाँ तुलना की जाए तो तदनुसार भारत का राष्ट्रीय उत्पाद एवं जनसंख्या बहुत अधिक है, इसीलिए भारत के कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन क्षेत्र का योगदान ब्राज़ील से कम दिखता है। ये समझ कर लो, एक नहीं दो बार पढ़ो, लेकिन ये समझ कर लेना, इसलिए मैंने आपको वो टाइप करके यहाँ देने का प्रयास इसीलिए किया है। एवं इस क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या अधिक दिखाई देती है। कहा, ब्राज़ील में पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं वहाँ की जो जनसंख्या है, कार्यरत कर्मचारी, वो भी वहाँ अधिक है भारत से भी, इसीलिए वहाँ का जो आय है, उत्पादन है, वो ब्राज़ील का भारत से अधिक हमें यहाँ देखने को मिलता है। पर्यटकों की संख्या भारत में ज़्यादा है, लेकिन आय किसका ज़्यादा है, ब्राज़ील का ज़्यादा है। ये आपको समझ कर लेना है। चलते हैं आगे। भारत आकृति क्रमांक 9.1 उसी ग्राफ पर आधारित आपको फिर से देखना है कि 9.1 में अलग से स्पष्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। निरंतर यानी बढ़ती ही जा रही है, किंतु वर्ष 2010 से इसमें अधिक वृद्धि हुई है। क्योंकि हमने देखा ग्राफ में कि 2010 में देखा जाए तो बहुत वृद्धि हुई है, वहाँ से शुरुआत हुई थी, और 2015 में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में हो रही यह वृद्धि सिलसिलेवार है। विदेशी पर्यटक भारत में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैद्यकीय, व्यावसायिक इत्यादि पर्यटन प्रकारों हेतु आते हैं। पर्यावरणीय पर्यटन को भारत में भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो भारत में आने वाले पर्यटक हैं वो क्या क्या देखने के लिए आते हैं, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, वैद्यकीय स्थल, व्यावसायिक स्थल, ऐसे स्थल देखने को आते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक स्थल देखा जाए तो हमारे यहाँ के गढ़ किले है, अजिंठा लेनी है, वेरूल लेनी है, हमारे भारत का गेटवे ऑफ इंडिया है, ऐसे ये ऐतिहासिक स्थल में। सांस्कृतिक स्थल देखा जाए तो जैसे कि बम्बई में जो चित्र नगरी है, वो सांस्कृतिक स्थल में हम उसे देख सकते हैं। जगह जगह ऐसे सांस्कृतिक बहुत स्थल हमें देखने को मिलते हैं, वो भी उसमें हम देख सकते हैं। वैद्यकीय स्थल देखा जाए तो हमारे यहाँ का वैद्यकीय क्षेत्र कैसा है, वो भी एक पर्यटन स्थल, यानी उस पर कोई पढ़ाई करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो एक पर्यटन स्थल वैद्यकीय क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि अलग अलग प्रकार के जो अस्पताल है हमारे भारत देश में, जो वैद्यकीय यूनिवर्सिटीज़ बनी है, वो वैद्यकीय क्षेत्र बन सकते हैं। व्यावसायिक, जैसे कि यहाँ का व्यापार कैसे होता है, इस व्यापार को देखने के लिए भी लोग आते हैं तो वो एक पर्यटन स्थल बनता है। आदि इत्यादि पर्यटन प्रकारों हेतु वहाँ लोग आने का प्रयास करते हैं। भारत के ऐतिहासिक विरासत को, यानी हमारे इतिहास में ऐसा माना जाता है, विरासत ऐसी मिली है
को ध्यान में भागों में पर्यटकों के अनेक अवसर उपलब्ध है, उनके लिए अनेक पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। जैसे कि भारत के दक्षिण भाग में जो पूर्व से लेकिन पश्चिम तक, जैसे कि बंगाल की खाड़ी का जो किनारा है, तो अरब सागर तक, गुजरात तक का जो पूरा भाग है 7,500 किलोमीटर का, वो सब एक विरासत में मिला, निसर्ग से मिला हुआ एक पर्यटन स्थल वहाँ के किनारे में आज भी हमें मौजूदा देखने को मिलता है। ऐसे घटक हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। देखिए, भारत का यह जो गेटवे ऑफ इंडिया है जो मुंबई में स्थित है, उनका फोटो यहाँ दिया है, तो वो आपको समझ में आया होगा कि जो पर्यटन स्थल में इसे भी अच्छी तरह से मापा जाता है, देखा जाता है। यहाँ औरंगाबाद में जो अजिंठा लेनी है, वह अजिंठा लेनी यहाँ उसमें उसका भी यहाँ फोटो दर्शाया गया है, तो वो भी एक पर्यटन स्थल, एक ऐतिहासिक स्थल में हम मान सकते हैं। यहाँ गुवाहाटी असम का जो शहर है, जैसे कि देखो पर्यटन में असम में जाने वाले और गुवाहाटी जाने वाले लोग भारत के भी है और बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटक भी यहाँ हमें बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये असम शहर बहुत ही अच्छे तरीके का एक पर्यटन स्थल बना हुआ है। देखो, भारत में कहाँ ज़्यादातर कौन सी दिशा में कहाँ स्थित कौन कौन से पर्यटन स्थल ज़्यादातर देखा जाए तो दिल्ली में देखो, दिल्ली का जो लाल किला है उत्तर की ओर, कहाँ है वो लाल किला? दिल्ली में। दूसरा है अजिंठा लेनी, मैंने जो अभी आपको फोटो दर्शाया वो औरंगाबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है। जैसे कि देखो ऐतिहासिक वैदिक क्षेत्रों में हमने जो भी देखा, जैसे कि ऐतिहासिक क्षेत्रों में देखो जगन्नाथपुरी वो आसाम में है, यहाँ गुवाहाटी असम वो पूर्व की ओर है। दिशा समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा। सागर किनारों में यहाँ जो भारत का एक चेन्नई का भाग दर्शाया गया है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। किनारी भागों में तो पूरा की पूरा सागर से सटा हुआ जो जमीन का भाग है वो तो एक प्रकार का एक प्रकृति से मिला हुआ एक पर्यटन स्थल बना हुआ है। तो इस तरीके से भारत का पर्यटन हमें यहाँ देखने को मिलता है। हम ब्राज़ील का पर्यटन देखा जाए तो ब्राज़ील के पर्यटन में देखिए तो अमेजन का जंगल, जैसे कि अमेजन नदी का उद्गम जहाँ से होता है तो वहाँ अमेजन का घना जंगल हमें देखने को मिलता है। तो ये अमेजन का घना जंगल है। आगे आकर मध्य ब्राज़ील में जो विविध रंग के पंछी और प्राणी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो मध्य ब्राज़ील में हमें जैसे कि जो दिशा की तौर पर हमें देखा जाए तो मध्य ब्राज़ील में वो हमें देखने को मिलते हैं। पूर्व उत्तर ब्राज़ील में देखा जाए तो निसर्गरम में जो टापू है, द्वीप समूह है, वह बहुत ही सुंदर द्वीप समूह हमें यहाँ देखने को, मरांजो जो वहाँ का सबसे बड़ा टापू द्वीप समूह है वो भी उसमें आता है। ऐसे टापू देखने को मिलते हैं। आकर्षक और स्वच्छ जो सागर किनारे हैं ब्राज़ील के, वो भी अटलांटिक महासागर और भूमि के पूर्व की ओर हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। और मैंने जो आपको कहा था कि जो पुलन है सफ़ेद वालू वाला, यह इस तरीके से होता है, जमीन के अंदर सागर का भाग आता है और जमीन का भाग सागर में जाता है। एक आपको उनका फोटो ही है, वो फोटो दर्शाता हुआ आपके समझ में आ जाएगा। इस फोटो से हमें पता चलता है कि ये ब्राज़ील का जो ब्रासिलिया देश है, ब्रासिलिया राजधानी है, वहाँ का जो स्टैचू है, वहाँ का जो शहर दिखने वाला है, और उसके अंदर यहाँ जो सागर का भाग अंदर आया है और जमीन का भाग सागर के अंदर घुसा है, तो इसे ही पुलन कहा जाता है। उस पुलन का एक उदाहरण समझने के लिए मैंने एक फोटो आपको यहाँ दिया है। उस फोटो के पहले यहाँ देखें, ये जो मैनोस का स्थित फुटबॉल स्टेडियम है, तो मैनोस शहर भी एक पर्यटन स्थल, बहुत ही अच्छे तरीके का पर्यटन स्थल यहाँ बना हुआ है। ये पुलन का उदाहरण देखने के लिए आपको समझने के लिए मैंने एक फोटो आपको यहाँ दिया है। देखो, ये जो यहाँ जमीन का भाग सागर के अंदर गया है, लेकिन यहाँ जो छोटा छोटा सफ़ेद वाला भाग दिखता है, यहाँ देखिए ये पूरा सफ़ेद वालू वाला भाग जो देखने को मिलता है वो पुलन का भाग है। इसलिए मैंने ये फोटो आपको समझने के लिए यहाँ लिया था। तो ये पर्यटन स्थल इसीलिए वहाँ आकर्षित हुए हैं, ये भी हमें समझ में आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।